हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी जोन। डोंट फील अलोन, लेट्स ज्वाइन एपेक्स स्टडी जोन। फ्रेंड्स, हमारा नाम है केशव पांडे और ये है क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 आब्यू का पार्ट 3 वीडियो। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर एक आब्यू दिया हुआ है और इसके लिए हमें बताना है कि इस आब्यू की कोट क्या होगी, इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी और यहाँ पर कुछ अवयव भी हमें निकालने हैं। तो देखिए, ये जो आब्यू दिया हुआ है इसमें 3 रो हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं, इसलिए इस आब्यू की कोटि हो जाएगी 3 क्रॉस 4। अवयवों की संख्या निकालनी है, तो हमने आपको बताया था कि अवयवों की संख्या होती है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 4, तो अवयवों की संख्या हो जाएगी 3 क्रॉस 4 यानी कि 12। यहाँ पर आप काउंट करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 अवयव हैं। ओके, और यहाँ पर हमको कुछ अवयव निकालने हैं। पहले कह रहा है कि A13 निकालना है। तो A13 का मतलब है कि ऐसा अवयव जो कि पहले पंक्ति में हो और तीसरे स्तंभ में हो। तो पहला पंक्ति हमारा हो गया ये और तीसरा स्तंभ हो गया ये वाला, यानी कि 19। तो A13 हो जाएगा 19। ओके, इसके बाद निकालना है हमको A21। तो A21 का मतलब है कि दूसरा रो और पहला कॉलम। दूसरा रो, दूसरे रो में जाइए और पहले कॉलम में जाइए। दूसरा रो और पहला कॉलम, ये हो जाएगा 35। तो इसका आंसर होगा 35। नेक्स्ट है A33। A33 का मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो तीसरे रो में जाइए और तीसरे कॉलम में जाइए। तीसरा रो तीसरा कॉलम तो हो जाएगा -5। इसका आंसर होगा -5। इसके बाद हमको निकालना है A24। A24 का मतलब है कि दूसरा रो और चौथा कॉलम। दूसरे रो में जाइए तो पहला और ये दूसरा, दूसरा रो और चौथा कॉलम तो हो जाएगा ये 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इसके बाद है A23। A23 का मतलब है कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो, दूसरे रो में जाइए और तीसरे कॉलम में जाइए। तो दूसरा रो और तीसरे कॉलम में है 5/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी आब्यू में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? तो दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहले में कह रहा है कि 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं, और यदि 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं। तो हमने आपको बताया था कि अवयवों की संख्या बराबर होता है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो यदि किसी आब्यू में 24 अवयव हैं तो ऐसे सभी आब्यू पॉसिबल हैं जिनमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल 24 आता हो। तो देखिए, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 24 आता है। तो अगर 1 गुणे 24 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 24 की कोटि का मैट्रिक्स बन जाएगा। ऐसे ही अगर 2 क्रॉस 12 कर दें तो 12 दूना 24, ये भी एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जिसमें कि 24 अवयव होंगे और इसमें पंक्तियों की संख्या 2 होगी और स्तंभों की संख्या 12 होगी। ऐसे ही 3 क्रॉस 8 की कोटि का मैट्रिक्स, इसमें भी 24 अवयव होंगे। 3 में 8 का गुणा करने से 24 आता है। इसी तरह से 4 क्रॉस 6 कोटि का मैट्रिक्स, 4 छक्के 24, इसमें भी 24 एलिमेंट होंगे। और ऐसे ही 6 क्रॉस 4 की कोटि का मैट्रिक्स हो सकता है, 6 चौके 24, इसमें भी 24 अवयव होंगे। और इसी तरह से 8 क्रॉस 3 की कोटि का मैट्रिक्स भी हो सकता है, इसमें भी 24 अवयव होंगे। और अगर 24 में 1 का गुणा कर दें तो ये भी 24 अवयव ही देगा, यानी कि 24 क्रॉस 1 की कोटि का मैट्रिक्स भी पॉसिबल है। तो इस तरह से आप सोचकर निकाल सकते हैं कि किन 2 संख्याओं का गुणनफल 24 होगा। जिन 2 संख्याओं का गुणनफल 24 होगा वहां से हमको मैट्रिक्स की कोटि मिल जाएगी। अगर 13 अवयव के लिए निकालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी 2 संख्याएं पॉसिबल नहीं हैं जिनका गुणनफल 13 होता है, सिवाय 1 क्रॉस 13 के और 13 क्रॉस
1 के। तो यहाँ पर केवल 2 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, 1 क्रॉस 13 की कोटि का और 13 क्रॉस 1 की कोटि का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों अलग अलग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 13 है, और इसका उल्टा यहाँ पर 13 पंक्ति हैं और 1 स्तंभ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 18 अवयव के लिए हमें निकालना है कि कौन कौन सी कोटियों के अवयव पॉसिबल हैं, और ऐसे ही 5 अवयव वाले मैट्रिक्स हमें निकालने हैं कि किन किन कोटियों के मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जिनमें 5 अवयव होंगे। तो 18 के लिए आप बता सकते हैं 1 क्रॉस 18 हो सकता है, 2 क्रॉस 9 हो सकता है, 2 में 18, 3 6 के 18, 3 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स हो सकता है, और इसके साथ साथ अगर 4 का किसी में गुणा करें तो 18 नहीं मिलने वाला है, 5 का गुणा किसी में 18 नहीं मिलने वाला है, 6 में 3 का गुणा कर दें तो 18 मिल जाएगा। ऐसे ही 9 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स पॉसिबल है, और लास्ट में 18 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स भी पॉसिबल है। और 5 के लिए भी सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि 13 के लिए हुआ था। ओके, तो 5 के लिए 1 क्रॉस 5 का पॉसिबल है और 5 क्रॉस 1 का पॉसिबल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक 2 क्रॉस 2 अवयव A इज इक्वल टू AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो हमें एक 2 क्रॉस 2 का अवयव बनाना है जो इन शर्तों का पालन करें। इसमें 3 पार्ट हैं, 3 अलग अलग पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इसमें से हम केवल एक पार्ट सॉल्व करेंगे और उसी के आधार पे आप बाकी दोनों पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो 2 क्रॉस 2 का अवयव बनाना है, तो जो हमारा अवयव होगा कुछ इस तरीके का होगा, 2 क्रॉस 2, और 2 क्रॉस 2 की कोटि का है तो इसमें 4 अवयव होंगे, 2 दूना 4, तो इसमें 4 अवयव होंगे। और उन अवयवों को हम ऐसे लिख रहे हैं, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में होगा इसलिए इसको A11 लिख रहे हैं। यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ होगा तो A12, यहाँ पर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ होगा तो A21, और यहाँ पर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ होगा तो यहाँ पर आएगा A22। I यहाँ पर पंक्ति संख्या को रिप्रेजेंट करता है और J यहाँ पर स्तंभ संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, A11, A12, A21, A22 इसकी सहायता से निकाल लेंगे और उसके बाद हमें अपना मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम निकालते हैं A11। तो A11 में आप देख सकते हैं कि I की जगह 1 है और J की जगह भी 1 है, तो I की जगह 1 और J की जगह 1 पुट करेंगे। I की जगह 1 और J की जगह 1 लिखेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर अपान 2, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर अपान 2 यानी कि 2 दूना 4 हो गया, 4/2 काटेंगे तो आ जाएगा 2। तो A11 हो गया हमारा 2। ऐसे ही A12 निकालते हैं, तो A12 निकालेंगे तो I की जगह यहाँ पर 1 है और J की जगह यहाँ पर 2 है, तो I की जगह 1 और J की जगह 2 पुट करते हैं। I की जगह 1 और J की जगह 2 पुट करेंगे, स्क्वायर अपान 2, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ऐसे ही A21 निकालते हैं। A21 का मतलब I की जगह 2 और J की जगह 1, तो I की जगह 2 और J की जगह 1 रखते हैं तो 2 + 1 का स्क्वायर होगा अपान 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। और A22 निकालते हैं। A22 निकालेंगे तो I की जगह 2 और J की जगह भी 2 रखना पड़ेगा, तो 2 + 2 का स्क्वायर अपान 2, 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। तो चारों मान मिल चुके हैं। ओके, तो हमारा आप भी हो जाएगा A11 की जगह लिखेंगे 2, तो A11 की जगह 2 हो गया। A12 की जगह लिखेंगे 9/2, तो यहाँ पर 9/2 हो गया। A21 की जगह लिखेंगे 9/2, A21 की जगह 9/2, A22 की जगह लिखेंगे 8, A22 की जगह 8, तो हमारा ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी 3 पार्ट दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पार्ट काफ़ी सिंपल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं इसलिए y = 4 हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि संगत एलिमेंट बराबर होते हैं, संगत अवयव बराबर होते हैं अगर मैट्रिक्स बराबर है तो
तो y बराबर हो जाएगा 4, z बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए z है और इसकी जगह पे यहाँ पर 3 है, तो z बराबर हो जाएगा 3, और यहाँ पर x की जगह 1 है तो x बराबर हो जाएगा 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। सेकंड वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर x प्लस वाई है और यहाँ पर 6 है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6, और यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स वाई की जगह 8 है, तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 8, और यहाँ पर देखिए 5 प्लस जेड है और यहाँ पर है 5, तो 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5। अब इन तीनों इक्वेशंस की सहायता से हम लोग एक्स वाई और जेड का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मिल जाएगा जेड बराबर 0, जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी कि जेड बराबर यहाँ से 0 मिल गया, और यहाँ से हम लोग सॉल्व करके x और y का मान निकाल सकते हैं। इस वाले इक्वेशन से y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8 अपॉन एक्स, एक्स को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 8 अपॉन एक्स। अब y का जो मान निकला है 8 अपॉन एक्स, इसको इस समीकरण में हम लोग रख कर सॉल्व कर लेते हैं। आपका सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन x, y और z का मान सेम ही आना चाहिए। तो y को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो मिलेगा हमको x प्लस y की जगह लिखेंगे 8 अपॉन एक्स, ओके, बराबर 6। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से मिलेगा ये, यहाँ पर हो जाएगा x, इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, 6x को इस साइड लेके आते हैं। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए 4 दूना 8 होता है और 4 प्लस 2 6 होता है, तो 4 और 2 की सहायता से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x, 6 की जगह हमने 4 प्लस 2 लिख दिया, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों में x कॉमन होगा, x माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं बराबर 0, x माइनस 4 कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पर x, यहाँ पर बचेगा माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो आएगा x बराबर 2 और 4। तो यहाँ पर x का 2 मान मिला है, 2 और 4, ठीक है। तो यदि x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर था हमारा 8 अपॉन एक्स, तो y बराबर हो जाएगा 8 अपॉन एक्स की जगह 2 है, तो 2 चौके 8, तो y बराबर हो जाएगा 4, और z का मान 0 था तो z बराबर हो जाएगा 0। तो एक मान हमारा मिल गया, ये x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 0, ये एक आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ यदि x बराबर 4 होता है, यदि x बराबर 4, y बराबर कैसे निकलेगा, y बराबर हो जाएगा 8 अपॉन x की जगह हम लोग 4 लिखेंगे, ओके। तो 4 दूना 8, y बराबर 2 हो जाएगा और z बराबर अभी भी 0 ही रहेगा। तो दूसरा आंसर हो जाएगा x बराबर 4, y बराबर 2 एंड z बराबर 0। तीसरा पार्ट है ये 3x1 कोटि का ऑफ व्यू है। यहाँ पर देखिए, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 9 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। x प्लस जेड की जगह 5 है, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस जेड बराबर 5 है, तो x प्लस जेड की जगह इस इक्वेशन में हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो देखिए x प्लस जेड की जगह हम लोग 5 पुट करते हैं, y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड की जगह 5 लिख दिया हमने, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5, यानी कि y इज इक्वल टू हो गया 4, ओके। y 4 निकल गया, तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग z भी निकाल सकते हैं, तो y की जगह 4 लिखेंगे, 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3, z इज इक्वल टू हो गया 3, ओके। अब सेकेंड इक्वेशन में हम लोग z का वैल्यू पुट करके x निकाल सकते हैं, तो z की जगह लिखना है 3, तो हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ओके। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3।